डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड के अंदर यदि एक्सेल से रिलेटेड कोई काम करना होता था या एक्सेल के अंदर कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग या फिर आपका डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड काम करना होता था, तो वो पांडास का इस्तेमाल करते थे और पांडास के अंदर जाकर आपका एक्सेल का जितना भी काम है वो करना पड़ता था। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि पाइथन को आपको इंस्टॉल करना पड़ता था एंड देन उसके बाद में उसके ऊपर काम करना पड़ता था। लेकिन अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि एक्सेल आप सभी के लिए लेके आया है एक्सेल के अंदर ही पाइथन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब एक्सेल के अंदर अब पाइथन आ चुकी है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप एक्सेल में ही अपना पाइथन का कोई भी कोड लिख सकते हैं और उसके बाद उस एक्सेल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन दैट आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं सेल्फ गौरव और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पाइथन के अंदर एक्सेल को नहीं डालने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एक्सेल के अंदर आप पाइथन कैसे लेके आएंगे और अपना पाइथन का जो भी कोड है वो आप एक्सेल में कैसे लिख सकते हैं। अब पाइथन के अंदर यदि एक्सेल के अंदर काम करना होता था तो हम वहां पे पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते थे और यदि ग्राफ बनाना होता था तो हम क्या करते थे, मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते थे। ये उन लोगों को पता है जो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड के अंदर काम करते हैं। उनको पता है कि पांडास क्या करता है, डेटा क्लीनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है एंड आपके पास डेटा को देखने के लिए और उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। एंड मैटप्लॉटलिब का जो इस्तेमाल है वो आपके पास डेटा को विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि हमारी एक्सेल के अंदर पाइथन को कैसे डालेंगे और यही सारा काम हम एक्सेल में कैसे करने वाले हैं। अब इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सिस्टम के अंदर जो एक्सेल है उस एक्सेल के अंदर पाइथन कैसा आएगा। सेकंड चीज मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कोड कैसे लिखना है। अब देखिए, कोड लिखना तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आपके पास पूरी पाइथन आपको आनी चाहिए और उसके बाद सारी लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही लिख पाएंगे। लेकिन जिनको पाइथन एंड डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस की नॉलेज है उनको ये जो कोड है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बट जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप 2 डेमो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पाइथन को आपके एक्सेल सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, ये हम देखते हैं। अभी तक एक्सेल ने सभी जगह इसे लॉन्च नहीं किया है। अभी तक एक्सेल ने केवल इसे बीटा वर्जन के लिए निकाला गया है। मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए ट्रायल वर्जन के लिए है, आप इसे ट्रायल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे इंस्टॉल करना है इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझते हैं। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेल के अंदर जाऊंगा। तो आप अपने सिस्टम के अंदर पहले एक्सेल को इंस्टॉल कर लें। अब देखिए, एक्सेल का जेन्युइन वर्जन ही होना चाहिए, आपके पास क्रैक वर्जन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जेन्युइन वर्जन है तभी आप ये इसे इंस्टॉल कर पाएंगे, मतलब पाइथन को आप एक्सेल के अंदर लेके आ पाएंगे। यदि जेन्युइन वर्जन नहीं है तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। अब सबसे पहले आप क्या करें, अपने होम पेज पे आ जाएं। होम पेज पे आने के बाद आप कहाँ जाएं, अकाउंट पे जाएं। अकाउंट में जाने के बाद में देखिए, आपको यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरा अकाउंट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 360 फॉर द एंटरप्राइजेस। आपके पास कोई भी ऑफिस वर्जन हो सकता है, बिजनेस वर्जन हो सकता है, पर्सनल वर्जन हो सकता है। तो आपके पास एक जेन्युइन वर्जन होना चाहिए जो कि एक पेड वर्जन कहलाता है यहाँ पे, उसको आपके पास होना चाहिए, वो आप परचेज कर लें। उसके बाद ही आप एक्सेल के अंदर पाइथन को इंस्टॉल कर पाएंगे। मेरे पास जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 360 ऐप है यहाँ पे। एंड देन सेकंड चीज आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 360 इनसाइडर होना चाहिए। इसी के थ्रू आप अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 360 आपका जो इनसाइडर है इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप क्या करें, चेंज आपके पास चैनल के ऊपर क्लिक करना है आपको। चेंज करने के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ जो पहली लाइन, मतलब आपके पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 ने अभी तक जो भी अर्ली एक्सेस दिया है, यहाँ पे जो भी चीजों का आपका प्री लॉन्चिंग किया है यहाँ पे, उसका एक्सेस चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्या करें, आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है और आपका करंट चैनल को हटा के आपका क्या करना है, बीटा चैनल के ऊपर जाके क्लिक करना है। बीटा चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे चेक फॉर अप्लाई अपडेट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी एग्रीमेंट है उनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड देन सिंपल सा आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, जो पाइथन है वो आपके एक्सेल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए, एक्सेल इंस्टॉल होने के बाद में आपको अपने सिस्टम को क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट करना है ताकि पाइथन जो है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो जाए और आप उसके ऊपर काम कर सकें। अब पाइथन आपको देखने को कहाँ मिलेगा उसको जरा समझते हैं। तो आपको होम पे जाना है वापस, आपके कोई भी ब्लैंक वर्कबुक को खोल लीजिए या जो करंट में वर्कबुक चल रही है उसको ओपन कर लीजिएगा। उसको ओपन करने के बाद में आपको जाना है फॉर्मूला सेक्शन के अंदर। फॉर्मूला के अंदर जैसे जाएंगे तो आपको एक पाइथन का प्रीव्यू मिल जाएगा, मतलब आपका जो एक्सेल का जो बीटा वर्जन है जिसके अंदर पाइथन आया है वो आपको मिल जाएगा और इसके थ्रू आप पाइथन को यूज कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पाइथन को कैसे यूज करना है एक्सेल के अंदर, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसके थ्रू एक ग्राफ बना के भी देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे कि एक एक्सेल शीट जो मेरे पास पहले पड़ी है मैं उसको उठाता हूँ। मैं यहाँ पे loan.csv को ओपन करूंगा ताकि हम यहाँ पे अपना जो पाइथन की स्क्रिप्ट है उसे लगाना सीखेंगे। तो ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जो कि loan.csv के नाम से है। अब ये जो एक्सेल शीट है ये एक्चुअल में एक CSV फाइल है। अब CSV फाइल भी एक एक्सेल फाइल ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे कि CSV फाइल जो होती है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है और एक्सेल फाइल जो होती है वो बाइनरी कोडेड फाइल होती है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर पाइथन का कोड कैसे लिखने वाले हैं। तो जस्ट मेरे पास ये एक्सेल सीट है, इसको पहले मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा तभी जाके मैं यहाँ पे आराम से अपना कोड लिख पाऊंगा। अब इसके अंदर कोड कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेल सीट है इसको हम क्या करते हैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। अब डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो पाइथन का कोड है उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपके पास इक्वल्स टू py लिखूंगा। py लिखने के बाद में आपकी जो भी एक्सेल सीट है उस एक्सेल सीट को लेके क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर्ली पूरा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करें, वापस ऑप्शन पे चले जाएं एंड ऑप्शन में चले जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर जैसे प्रेस करेंगे आपकी जो एक्सेल सीट है वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये जो सेल है वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा इसका यूज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो आप डायग्राम बनाने के लिए कीजिए या फिर चाहे इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है तो उसके लिए कीजिए। अब मुझे ये एक्सेल सीट मुझे देखनी है, मतलब इस डेटा फ्रेम को मुझे देखना है, तो आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर शो कार्ड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक कार्ड मिलेगा जहां पे आपका जो एक्सेल का पूरा डेटा है वो आपको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। और आई थिंक आपने यदि पांडास का इस्तेमाल किया है तो आप लोगों को पता होगा कि डेटा फ्रेम जो दिखता है वो इसी फॉर्मेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मतलब आपके ये जो डेटा फ्रेम है वो तैयार हो चुका है। यदि आप डेटा फ्रेम के ऊपर इस बटन के ऊपर जाके चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा एरे प्रीव्यू, आपके पास स्ट्रिंग, पाइथन, पाइथन टाइप और पाइथन नेम टाइप आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आप चाहें तो एरे प्रीव्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एरे है उसका प्रीव्यू जो भी आपको दिखाई दे रहा था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब आपके जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको और कुछ देखना है, यदि आपको पाइथन स्ट्रिंग को देखना है तो यहाँ पे जो भी आपके कॉलम के नाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी आपके कॉलम के नाम है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे पाइथन टाइप्स के ऊपर क्लिक करूं तो पाइथन का जो भी टाइप है, मतलब हम यहाँ पे कोर पांडा डेटा फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या है, टाइप नेम है यहाँ पे, तो टाइप नेम के अंदर जाएंगे तो क्लास आपके पास जो भी पांडा डेटा फ्रेम आपके पास है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि जैसे हमारे पास ये डेटा फ्रेम बन चुका है और अब इस डेटा फ्रेम के अंदर से हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि इसका हेडर क्या है, यहाँ पे मतलब हेडर का मतलब यहाँ पे जितने भी इसके कॉलम के नाम है वो कॉलम के नाम क्या है, यदि हमें ये चीज निकालनी है, यदि हमें इसका डिस्क्राइब निकालना है, मतलब इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे डेटा है वो आपके पास यहाँ पे क्या दे रहा है, मीन मीडियन मॉड क्या है, यहाँ पे उनकी सारी डिस्क्रिप्शन निकालनी है या फिर इस डेटा फ्रेम से रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो सारी चीजें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा समझते हैं कि कैसे काम होगा। तो सबसे पहले आप जिस सेल के अंदर आप ये काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इक्वल्स टू py लिखना है, मतलब आपको पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करना है। अब उसके बाद में आप अपना डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करें। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इस डेटा फ्रेम से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि इसके अंदर मिसिंग कॉलम कितने हैं एंड इसके अंदर कौन सी कॉलम के अंदर कितना डेटा है, ये सारी चीजें निकालनी है। तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है इन्फो फंक्शन, तो मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शन को लगाऊंगा और कंट्रोल और एंटर दे दूंगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस डेटा सेट से रिलेटेड कि इसके अंदर कितनी नल वैल्यू है, कितनी नल वैल्यू नहीं है, कौन सी डेटा आपके पास किस डेटा टाइप का है, वो सारी चीजें मिल जाएगी। ये सारी चीजें हम पांडास के अंदर निकाला करते थे, वही चीज अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल के अंदर निकाल रहे हैं। तो वही सारा कोड है, सेम टू सेम आपका कोड है, कोई आपका कोड जो है वो अलग नहीं हुआ है, सीधा सीधा वही कोड है। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो टॉप 5 है रो वो कैसे दिखाई देती है। यदि मुझे ये निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो आपको सिंपल सा इक्वल्स टू py आपको लिखना है। py लिखने के बाद में अब नेक्स्ट चीज क्या होगी कि आपको अपना डेटा फ्रेम सेलेक्ट करना है। डेटा फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे हेड लगाना है। अब हेड लगाने के बाद में मुझे टॉप 5 देखना है, तो मैं सिंपल हेड लगा के जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे जो टॉप 5 जो भी आपकी रो है वो मुझे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये थोड़ा बिजी आ रहा है, मतलब इसे रनिंग करने में टाइम लग रहा है, तो जैसे ये रनिंग हो जाएगा आपके पास सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए एक डेटा फ्रेम बन के तैयार हो चुका है जिसके अंदर टॉप 5 जो रो है वो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे स्टार्टिंग की जो 5 रो है वो मुझे देखने को मिल गई है। तो कुल मिला के इसमें से सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि मुझे यहाँ पे अपना ग्राफ डिजाइन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। देखिए पहले आप ग्राफ कैसे डिजाइन करते थे, तो आप क्या करते थे, इंसर्ट में जाते थे। इंसर्ट में जाने के बाद में आप कोई भी 2 कॉलम को लेते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे के और एल के बीच में ग्राफ बनाना चाहूंगा
तो KNN कॉलम को चूज करते थे और उसके बाद जो भी आपको ग्राफ बनाना होता था उसके बाद आप सेलेक्ट करते थे एंड देन ग्राफ बनाते थे। यदि आपको पाइथन आती है तो आप डायरेक्टली इसका ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। अब डिजाइन कैसे करना है तो उसको जरा समझते हैं यहाँ पे। तो वापस मैं यहाँ पे किसी एक सेल को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PY एंटर करूंगा। PY एंटर करने के बाद में अब हमारा जो कोड है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए मैं जो कोड है वो ऊपर लिखने वाला हूँ और ऊपर लिख के मैं अपना जितना भी कोड है जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ को डिजाइन करेगा वो लगाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना है, मुझे मैटप्लॉटलिब को चूज करना है। तो मैंने मैटप्लॉटलिब लिया। मैटप्लॉटलिब के बाद में मैंने यहाँ पे PY प्लॉट ले लिया। PY प्लॉट एलियास ऑफ PLT, बेसिक जैसे हम पाइथन में काम करते थे वही काम हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइन प्लॉट बनाना है या स्केटर प्लॉट बनाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एप्लीकेशन इनकम और को एप्लीकेशन इनकम के बीच में एक रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्केटर प्लॉट डिजाइन करना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देख पाऊंगा। तो मैं इस रिलेशनशिप को देखने के लिए स्केटर प्लॉट डिजाइन कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब से। देखिए कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैं PLT डॉट यहाँ पे क्या करूंगा, स्केटर को कॉल करूंगा एंड स्केटर को कॉल करने के बाद में स्केटर प्लॉट के अंदर मुझे क्या करना है, अपने पास एप्लीकेशन इनकम और को एप्लीकेशन इनकम को सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास डेटा कहाँ है, तो मेरे पास डेटा एक्सेल सीट का नहीं है, मेरे पास अब डेटा मेरा डेटा फ्रेम के अंदर है। तो मैं डेटा फ्रेम को पहले सेलेक्ट करूंगा। डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद में आपको डॉट लगाना है, जैसे हम पहले किया करते थे। यदि कोई मुझे सेलेक्ट करना होता था कॉलम को, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा डेटा फ्रेम होता था उससे सेलेक्ट करके डॉट उसका कॉलम का नाम लगा देते। तो मैंने अपना डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया। डेटा फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में मुझे मेरा कॉलम का नाम देना है। तो कॉलम का नाम क्या है, मेरा एप्लीकेशन इनकम है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। सेकंड चीज, अब मुझे क्या करना है, वापस को एप्लीकेशन इनकम को सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, फिर से डेटा फ्रेम को सेलेक्ट किया एंड डॉट, मुझे मेरा को एप्लीकेशन कॉलम का जो नाम है वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूं को एप्लीकेशन इनकम। तो मैं अपना कॉलम का नाम जो है वो यहाँ पे को एप्लीकेशन इनकम लिख देता हूं। अब इसको लिखने के बाद में मुझे मेरे ग्राफ को शो करना है। तो PLT डॉट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शो फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो PLT डॉट शो फंक्शन को कॉल करके मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना जो ग्राफ है उसे प्लॉट करने वाला हूँ। अब जैसे ही आप इतना सा कोड लिख देंगे, आपका जो स्केटर प्लॉट है वो डिजाइन हो जाएगा, लेकिन इसे रन करना पड़ेगा कोड को। तो मैंने अपना कोड ऊपर लिख दिया। कोड लिखने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल और एंटर करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, मेरा जो यहाँ पे इमेज है वो मेरे आ जाएगी, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे शो कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी जो इमेज है वो मुझे दिख जाएगी, जिसके अंदर आपका जो भी ग्राफ है वो ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यदि ये ग्राफ आपको प्लेस करना है तो आप इमेज के ऊपर जाकर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो दिख जाएगी। आपको यदि ये ग्राफ आपको बहुत बड़ा दिखाना है तो आप क्या करें, पहले आप जो भी फील्ड है उससे सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये जो ग्राफ है वो इतना बड़ा दिखाना है। आप पहले आराम से इसे क्या करें, सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ एंड कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, होम पे आइए और होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो बड़ा दिखाई देने लग जाएगा और आराम से इस ग्राफ के अंदर आप अच्छे से विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया गाइस यहाँ पे कि आपने सिंपल सा अपना जो भी पाइथन का कोड है वो यहाँ पे लगाया। पाइथन के अंदर आप यही लिखते थे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट एज ए PLT, और उसके बाद जो भी आपको ग्राफ बनाना होता था वो आप ग्राफ बनाते थे। तो जो भी आप पाइथन के अंदर जो कोड लिखते हैं वो सेम टू सेम कोड आप यहाँ पे भी लिखकर अपनी एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि आपको पाइथन को कैसे एक्सेल के अंदर लेके आना है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी मजेदार चीजों के बारे में समझेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।